नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। उप मुख्यमंत्री ने पुलवामा का दौरा कर सर्किट हाउस पुलवामा में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान हालिया बर्फबारी के बाद चल रहे राहत और बहाली कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने सड़कों से बर्फ हटाने, यातायात बहाली और बिजली आपूर्ति को जल्द सामान्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए समन्वय के साथ काम किया जाए। और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर दुख जताया। उनके परिवार से शोक संवेदना भी व्यक्त की। ये पुलवामा का और आज शोपियां का मेरा टूर है और कल मैं बडगाम और चडूरा और चरार शरीफ में गया था और आज इस इलाके में टूर है क्योंकि ऑनरेबल एमएलए जो हमारे हैं गुलामुद्दीन मीर साहब और बाकी शौकत साहब और बाकी जितने भी हमारे एमएलए हैं उन्होंने अपना जितनी भी कोशिश की इस जो ये बर्फ़ पड़ी इसमें लोगों को मदद करने के लिए। और लेकिन है कि हम रब का उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि लेट ही सही लेकिन कम से कम बर्फ़ पड़ी तो है जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर सूबे में। और मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी आपको भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की यही खूबसूरती है कि एक खित्ता वो है जो बरसात से वहाँ फसल होती है और एक खित्ता कश्मीर है जहाँ बर्फ़ से फसल होती है और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है देश और दुनिया में। और आज ये बर्फ़ पड़ी है, इसका बहुत शुक्रिया। और इसका हम नहीं कहेंगे कि हमें बड़ा क्योंकि इसमें दुख हुआ, हमें खुशी है बर्फ़ हुई है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें लोगों को आई, लेकिन है कि फिर भी मैं ऑफिसरान्स को अपने को शाबाश दूंगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हमारी सरकार का हिस्सा हैं, कि उमर अब्दुल्ला सरकार की रहनुमाई में मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ऑफिसरान्स ने हर डिपार्टमेंट ने अपना अच्छा काम किया है और जल्दी से जल्दी सड़कों को भी साफ़ किया, बिजली को भी वापस बहाल किया, पानी के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि 100% हो गया है, अभी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा इलेक्शन में किया था कि हम लोगों के दरवाजे पे खड़े रहेंगी ये सरकार, तो वही आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब आपके बीच में खड़ा है, ऑनरेबल एमएलए साहब गुलामुद्दीन मीर साहब, वाइस चेयरमैन साहब जब यहाँ खड़े हैं तो आपको यह दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ खड़े हैं। तो मकसद एक ही है कि हम लोगों के ये दुख की घड़ी नहीं हम कह सकते, ये खुशी का माहौल है, ये जश्न होता है जब बर्फ हमारी पड़ती है। तो इसमें लोगों को सहूलतें देने के लिए उनके साथ हम खड़े हैं। बहुत से ब्रिज इनकम्प्लीट है, बहुत से ब्रिज नई खबर थी सुबह जब हम उठे, जब ये खबर हमें मिली और जब हमें टीवियों में हमने सुना, ये खबर सुनी कि शरद पवार साहब अजीत पवार साहब दुनिया में नहीं रहे, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बड़ा दुख हुआ। एक वो लीडर जो ग्रास रूट से जुड़े हुए लीडर थे, वो लीडर जिन्होंने हमेशा महाराष्ट्र की अपनी एक आवाज़ रखी उन दूर दराज के इलाकों से, और वो लीडर जो एक विजनरी लीडर थे वो आज दुनिया में नहीं रहे। एक जहाज़ के हादसे में वो भी मारे गए, उनके साथ जो क्रू मेंबर थे 5 लोग और थे वो भी मारे गए। बड़ी दुखदायक। तो जम्मू कश्मीर में यूटी लेवल पर 4 दिवसीय चेस प्रतियोगिता का आगाज आईडीपीएस सुंझवा में किया गया और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री सकीना इत्तू ने किया। इस प्रतियोगिता में पूरे जम्मू कश्मीर में 250 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र 5 साल से लेकर 80 साल तक के प्रतिभाशाली जो प्रतिभागी हैं वो शामिल हुए, जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने आईडीपीएस जम्मू को बधाई दी और इस अवसर पर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल, डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी और स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणिमा चौधरी और प्रिंसिपल भी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता को करवाने का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक रूप से लोगों को अवगत कराना है। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता के अंत पर जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी देकर सम्मानित किया जाएगा। बताइएगा, जिस तरीके से अगर देखें खेल की दुनिया में अब जम्मू कश्मीर भी आगे तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बात चेस की करें जो इंडोर गेम है, ऑफ कोर्स आईडीपीएस का एक बड़ा इनिशिएटिव, किस तरह से इसको देखें? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें आज 200 बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है और हर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे है और जो सबसे छोटा है वो शायद 5 इयर्स ओल्ड है। तो ये अच्छी बात है। मुझे पहली बार लगा कि जैसे चेस का नाम हम बहुत कम सुनते हैं, तो जब मैं यहाँ आई मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शुरुआत है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है, हमें मिलके इस पे रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे सेंसिटिव हैं, उन बहुत ज़्यादा कभी कभार डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। और इस लेवल पे मुझे लगता है अगर यहाँ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है वो खेल कूद की ज़रूरत है। और उसमें जिसको जो गेम अच्छा लगे, जो वो बच्चा खेलना चाहते, हमें उसमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ गेम ऐसे हैं जिनका हम कभी कभार बहुत कम नाम सुनते हैं। हमें उन गेमों को भी जो है आगे लेना पड़ेगा ताकि बच्चे उनमें हिस्सा ले सकें और उसको एंजॉय कर सकें, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है लेकिन खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को उसमें मदद करें, वो मेंटली फिट रहेंगे और आगे उनको पढ़ाई में भी जो है डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी। मैम, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आमतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट या जो आउटडोर गेम्स हैं, ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं या स्पोर्ट्समैन हैं वो उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन इंडोर गेम्स जिस तरीके से अब इंट्रोड्यूस भी कराई जा रही है, इसमें बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर चेस जैसी गेम को अगर हम देखें तो एक शार्प गेम है, तो क्या कहेंगे आप बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। वही मैं आपको कह रही, कुछ जैसे हमारे पास कुछ गेम है जो हम आम तौर पे वही ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन चेस के बारे में तो बहुत कम लोग जानते भी हैं और बहुत कम लोग खेलते भी हैं। और इस गेम का मेन जो मकसद है वो मेंटली फिट रहना है। तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा हम इस गेम को इंट्रोड्यूस कर सकें यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहले भी कई प्रोग्राम्स हुए हैं डायरेक्टर एजुकेशन के साथ, यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट के साथ। तो मैं समझती हूँ कि आगे हमें और इसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि बच्चों का मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ उनकी ठीक रहेगी तो वो आगे जो है पढ़ाई में भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे 4 दिन का ये इवेंट होने जा रहा है, तो क्या इसके अलावा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, खासकर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट, क्या इस हवाले से और इंडोर गेम्स के हवाले से कुछ इवेंट्स के बारे में सोच? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी किए हैं, ये नहीं कि आज ही हमने ये इंडोर गेम का जो है इसकी शुरुआत की है। पहले भी इस तरह के प्रोग्राम्स हुए हैं और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर यही है। आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना है वो बच्चों के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर बच्चे ठीक रहेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, फिज़िकली वो फिट रहेंगे, तो वो पढ़ाई में आगे जा सकते हैं। वैसे भी टैलेंट बहुत हमारे पास है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप देखिए अभी जो रिज़ल्ट हमारे आए हैं उसमें विंटर जोन के, उसमें कितने बच्चों ने टॉप किया है, कितने बच्चों ने अच्छी से अच्छी पोजीशंस लाई हैं और ज़्यादातर जो है उसमें लड़कियां जो है वो आगे जा रही हैं, बॉयज़ भी जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा और कहाँ पे हम कमी कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और खेल कूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि बच्चे जो हैं वो फिट रहे मेंटली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ काबीना वजीर सकीना यित्तू साहिबा मैम है और ये आप देख रहे हैं वेन्यू, ये है आईडीपीएस स्कूल के अंदर का वेन्यू, जहां पे 4 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इंडोर गेम्स में चेस को इंट्रोड्यूस कराया गया। और यहाँ पे चेस गेम जब खेला जाएगा तो बताई जा रही है जो एक इंटेंस गेम होती है, शार्प माइंडेड गेम होती है, इससे मेंटली और साइकोलॉजिकली जो बच्चे हैं उन पे उसका इफेक्ट होगा और जो बच्चे हमारे यहाँ पे शार्प माइंडेड बनेंगे, यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर का फ्यूचर भी उस तरीके से शार्प ही रहेगा। फिलहाल आप भी मजा लीजिए इन खेलों का, लेकिन साफ तौर पर कहेंगे आईडीपीएस यानी इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जहां पे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से बुलाए गए हैं, चाहे उसमें 5 साल से लेकर के और एडल्ट्स तक को यहाँ पे बुलाए गए। और ये तस्वीरें आपके सामने है, यहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े हमारे मोहतरम बुजुर्गों तक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक तबके से जुड़े हुए लोग आज इस इंडोर गेम का लुत्फ उठा रहे हैं, वो भी सिर्फ आईडीपीएस में। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर जम्मू वासियों का आप देखिए 15 साल का इंतजार फिलहाल खत्म हुआ है। ये बड़ी अपडेट, जहां जम्मू की तवी आर्टिफिशियल लेक में बोटिंग शुरू हो गई है और तवी आर्टिफिशियल लेक में 2 दिवसीय फेस्टिवल शुरू कर दिया गया। फेस्टिवल में लाइट्स, नावें और डोगरा व्यंजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र आप देखिए ये तमाम चीजें रही। साफ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये आर्टिफिशियल लेक बनकर अब तैयार तो हो गई है और इसमें किस तरह से नावें उतारी गई हैं और इसे शुरू कर दिया गया है। काफी लंबी आप देखिए ये डिमांड रही है लोगों की कि यहाँ आर्टिफिशियल लेक होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ये कृत्रिम झील बनाने के लिए डेडलाइन 2012 दिया गया था, लेकिन आज आते आते 2026 आ गया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही वाला
यहाँ आप देखिए पूरी तरह से जो मुहावरा है वो सेट जरूर बैठता है, क्योंकि ये लोगों की काफी पुरानी मांग रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाली है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके लिए रोजगार का साधन भी बनेगा और दूसरी तरफ जम्मू के लोगों के लिए पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए बढ़ावा इससे मिलेगा। तो इस वक्त हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। विकास, एक तो खुशखबरी है, लेकिन दूसरा इस तरह से ये बनकर अब तैयार हो गई है, कितना लाभ लोगों को और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शुरू की गई हैं, जिस तरह डोगरा व्यंजन को लेकर बात हो रही है। बिल्कुल, आप पे हम काफी ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है, खासकर हम जम्मू की आवाम की बात करें तो लोग जो है अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे जो है से आज यहाँ पे शुरू किया गया है। हम कोचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर और लोग जो है काफी सारा इंतजार कर रहे हैं। लाइनों में आप देख सकते हैं कतारों में लोग जो है बैठे हुए हैं और लंबे समय से लोगों का जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं आज खत्म हुआ है और आज जो है भारी तादाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो खुद दिव्यांश यादव जो है कमिश्नर वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, डीसी जम्मू वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। इनॉग्रेशन करने के बाद एक खास जो है लोगों का जो इंतजार था वो आज कहीं कहीं खत्म हुआ। लोगों में काफी ज्यादा क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए विकास को प्लीज। विकास दिखाइए वहां पर किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों से बातचीत अगर हो सकती है तो। थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको दिखाने का। यहाँ पे आप सामने ही देख सकते हैं लोगों की ये लंबी लंबी लाइनें देख सकते हैं। यहाँ पे जो जिनको स्लिप मिल रही है वही जहाँ जाके जो है फ्लोटिंग जो है वहाँ पे रिवर में कर सकते हैं, वहाँ पे राइड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्रेज काफी ज्यादा लोगों में और काफी खुशी है और काफी ज्यादा खुशी है। हम थोड़ा सा बात कराने का भी प्रयास करेंगे। काफी लोग यहाँ पे खासकर युवा खासकर यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आज टूरिज्म के हिसाब से किस तरह से रिवर को देख रहे हैं? टूरिज्म है काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है। जम्मू जो है मतलब मेन जम्मू का प्रमोशन हो रहा है। जैसे कभी मतलब कश्मीर का तो काफी ज्यादा डल लेक वगैरह वहाँ काफी कुछ है, लेकिन जम्मू का फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे फ्री बोटिंग मिली है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे काफी ज्यादा जम्मू का सपोर्ट भी मिल रहा है। लोग मतलब रश पड़ा हुआ काफी ज्यादा, लोगों के लाइन में भी लगे हैं क्योंकि मतलब लोगों को चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम जो जम्मू में हो रहा है वो ट्राई करें। हाँ, मतलब जैसे अभी तो 2 दिन का हुआ है, वैसे मतलब कश्मीर में जैसे मतलब परमानेंट है ना, वैसे जम्मू कश्मीर में परमानेंट हो जाएगा और यहाँ पे काफी अच्छा लगेगा कि मतलब टूरिज्म और प्रमोट होगा और जम्मू कश्मीर जो है विकसित बनेगा और साथ में इकोनॉमी भी जम्मू की जो है राइज करेगी। जी 8% जीडीपी जो है विकास वो टूरिज्म से आती है, लेकिन अगर इस तरह से और भी जो 75 टूरिस्ट स्पॉट चिन्हित किए गए थे एलजी की तरफ से, आपको नहीं लगता है कि उन्हें भी अपग्रेड करने की जरूरत है? इसकी डेडलाइन 2012 थी, आते आते 2026 आ गया, लेकिन रोजगार के साथ जोड़कर भी अगर टूरिज्म स्पॉट को हम देखते हैं तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है काफी ज्यादा लेट हो गया, डिले हो गया, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा है भी यहाँ से निकलती है। कई लोगों से हमारी बात भी रही, उन्होंने कहा था अगर ये प्रोजेक्ट थोड़ी देर पहले जल्दी स्टार्ट हो जाता तो जो टूरिज्म में कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा जरूर मिलता, लेकिन लेट आया। लेकिन चलो जम्मू को कोई एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट मिला जहाँ पे लोग जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज क्या होता था जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते थे, श्रद्धालु आते थे, उनके पास कोई ऐसी पॉइंट नहीं होता था, ऐसा कोई प्लेस नहीं होता था जहाँ पे वो जा सके, रुक सके। लेकिन फिलहाल जो है जम्मू मतलब अब जम्मू के कारोबारियों को भी इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे विकास और दिखा रहे थे कि आर्टिफिशियल लेक बनकर तैयार हो गई है जिसमें बोटिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डोगरा व्यंजन को उसमें आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन चलाया जा रहा है और इसी क्रम में जम्मू के जानीपुर इलाके में ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी अर्बन द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है। इस आंदोलन में पार्टी की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रमन भल्ला, पूर्व मंत्री सहित बड़ी संख्या में यहां कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है और इससे गरीब और मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर भी गहरा दुख जताया है। उनके परिवार के साथ शोक संवेदना भी प्रकट की। ये प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी अर्बन की तरफ से आज जानीपुर में यहाँ पे किया गया, ब्लॉक प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में और सानी साहब की अध्यक्षता में। हमारी रियासत हमारा हक, ये सड़क की आवाज है जो सदन में भी अब सुनाई देगी इसकी गूंज, क्योंकि केंद्र की लीडरशिप ने भी तय किया इसको जोरदार तरीके से सदन में यहाँ पे उठाया जाएगा, क्योंकि बार बार कमिटमेंट होने के बावजूद इसकी तरफ कदम सरकार नहीं उठाती। मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन भाजपा की है,
भाजपा के 29 एमएलए हैं जो रियासत के अवाम के जज्बात को नहीं समझ रहे, इनकी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे और इसको टुकड़ों में तब्दील करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। अलग-अलग भाषाओं में हम कांग्रेस के लोग कमिटेड हैं कि पूरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल यहाँ पे हो और जम्मू कश्मीर में एक पावर सेंटर एक ही हो, जिसके माध्यम से लोगों के दुख और तकलीफों को समझा जाए, उसका समाधान किया जाए। पवार फैमिली के साथ और महाराष्ट्र के लोगों के साथ बड़ा दुख यहाँ पे हुआ कि 5वीं बार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काम यहाँ पे किया और ऐसा वाकई यहाँ पे हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नुकसान यहाँ पे हुआ, उनके जाने से परिवार वालों में तो नुकसान हुआ लेकिन समाज को भी नुकसान हुआ। तो कई देर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद यहाँ पे संभाले हुए थे और एक लोकप्रिय नेता वहाँ के थे, आज हमारे बीच में नहीं, हम दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, ये जो विमान दुर्घटना हुई है माना जा रहा है लो विजिबिलिटी के कारण हुई है और ऐसे में क्या लगता है कि जांच का विषय बनता है किस ढंग से ऐसे अगर जा रहे थे किस ढंग से क्या कारण हो तो वक्त के जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये तो सच है कि वो हमारे बीच में नहीं है। हम दिल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि क्या कहेंगे आप? अभी खास सेंसर यहाँ पे चल रहा है, जब वो कंप्लीट होगा तो उसके बारे में हम अपनी टिप्पणी जरूर यहाँ पे बताएंगे। सर, प्रोटेस्ट के बारे में आज हम क्या कहेंगे? आज जो आज यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान यहाँ पे छेड़ के रखा है, जिस ढंग से हमने नरेगा के सिलसिले में अभियान संग्राम है, उसी ढंग से हमारी रियासत हमारा हक इस भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने आगामी केंद्रीय और जम्मू कश्मीर यूटी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अशोक कोल ने विश्वास जताया कि ये बजट यहां जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और विकास को नई दिशा देगा। वहीं यूटी जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार विधायकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक यहां पीपल फ्रेंडली बजट पेश किया जाए। उसमें से एक बात पर भी अभी तो 1 तारीख को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आएगा। ये 9वां बजट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला सीतारमण जी का। लगातार वो 9वां बजट पेश करेगी और इस बजट में भी आपको जैसे पिछले बजटों में आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखा है। 12 लाख तक टैक्स देना पिछली बार ख़त्म हो गया था, जिसमें लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ था। इसमें भी आप देखेंगे जो केंद्रीय बजट होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें, विकसित भारत के लिए जो नया बजट होगा वो हमारा होगा। 6 तारीख या 7 तारीख को हमारा प्रदेश का बजट भी आएगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सभी स्टेक होल्डर्स से बात की है। कल भी वो सांबा और जम्मू के एमएलएज के साथ वो बैठे थे और हमारे एमएलएज ने, जम्मू के एमएलएज ने जो उनको सुझाव दिए हैं, उन्होंने कुछ और लोगों से भी स्टेक होल्डर्स से जो सुझाव लिए हैं, तो हमें लगता है कि ये लोगों के लिए और लोगों के हित के लिए बजट होना चाहिए। बजट में लोगों का कैसे फ़ायदा हो सके उसके लिए बजट हो। यही हमारी जो 6 या 7 तारीख को बजट पेश होगा उसकी हमारी सरकार के साथ, चूँकि ये बजट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश करना, वही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये बजट अच्छी तरह से वो पेश करें और पीपल फ्रेंडली बजट ये होना चाहिए, समाज फ्रेंडली बजट ये होना चाहिए। ऐसी जिला डोडा में यहां चेक पोस्ट के पास हुए भारी लैंडस्लाइड के चलते डोडा भारत बागला रोड को ऐतिहासिक बंद कर दिया गया है, यानी कि एहतियातन इस रोड को बंद कर दिया गया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा स्लाइड जोन में आ गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को यहां अकरामाबाद मार्ग से डाइवर्ट किया है, जबकि भारी वाहनों को घाट रोड से भेजा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मौके पर सूचना बोर्ड लगाए और सड़क बंद होने से 30 से ज्यादा गांव के करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सर, ये 3-4 महीने से इस रोड की हालत ये है, लेकिन बार बार मीडिया ने भी बहुत बार दिखाया, लेकिन इनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती है। सर, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते, कोई जानी माली नुकसान हो उसके बाद ही ये जागेंगे, लेकिन उसका इंतज़ार क्यों करना है जब उससे पहले आपके पास पैसा है, सब कुछ है। तो यहाँ पर इनको चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों की मुश्किलात को हल करना। आप देख सकते हो लोग पैदल आ रहे हैं, कांधों पर सिलेंडर उठा के बीमार लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है।
अगर इन परेशानियों को हल नहीं किया जाए तो हमें क्या भरोसा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। हम जोड़ा बस स्टैंड से पैदल आए, हम दशनान से आते हैं इधर, तो हमारे को बहुत दिक्कत होता। आज से पहले मैंने अब्दुल मजीद वानी साहब का, पहले अब्दुल मजीद वानी के पास भी गया था। एक दिन गाड़ी इधर पलट गई थी, उस वक्त भी हम गए थे उसके पास। उसने एक्सीडेंट को फ़ोन किया, डी साहब को फ़ोन किया, मगर डी साहब के आंखों के सामने ये हाल है, तो आगे पीछे क्या होगा। इसको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि इधर आए, नज़र मारे। अगर हम लोगों की गलती है कि हम नहीं बता सकते, तो वो खुद देखें। और कल कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर सरकार को भी बोझ उठाना पड़ता है। फिर उस वक्त तो ब्लड ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, बाल बच्चे लोगों के मर जाते हैं। तो एक बार मर गए दोबारा कहाँ वापस आएंगे। इसको देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, खुद आकर 10 मिनट 5 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। आप इस एरिया को देख सकते हैं कि पिछले कितने टाइम से ये पेंडिंग है, ना इसमें दीवार लगाई गई ना कुछ। और आज भी यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए ये रास्ता खुला है, 3 व्हीलर इस पे चल सकता है, ऑटो चल सकता है, लेकिन पूरा परमानेंटली क्लोज कर दिया। और 3 दिन हो गए आज ऐसे ही, और 3 दिन से इस रास्ते को कोई देख नहीं रहा है। तो बाकी अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहते हैं कि चलो अगर इसको जल्द से। तो हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के चलते हुई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ये सड़क राजौरी और पुंछ जिले को जोड़ने के साथ साथ मुगल रोड का अहम हिस्सा भी है। सड़क बंद होने से सरकारी और निजी कर्मचारियों, छात्रों, मरीजों, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर शाहदरा शरीफ आने वाले तीर्थयात्रियों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फ हटाने का काम बेहद धीमा है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। आज एक हफ्ते पहले, मतलब 5 दिन पहले बर्फ हुई है हमारे यहाँ डीकेजी में। तो हर जगह, मतलब बहुत जगह 5-5 फुट बर्फ पड़ी है। कश्मीर के अंदर भी पड़ी है, हर जगह पड़ी है। मुझे बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पे 2 फुट या 2.5 फुट बर्फ पड़ती है यहाँ पे। तो अभी तक ये बर्फ खास तौर डीकेजी के उस तरफ जो धनाड़ एरिया है, उस तरफ बिल्कुल बीआरओ इग्नोर करके बैठी हुई है उस रोड को। तो हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, खासतौर पर बीआरओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 5 किलोमीटर का एरिया है डीकेजी से नीचे, इसको जल्द से जल्द इसको मतलब साफ की जाए, यहाँ की बर्फ जो साफ की जाए। और क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं और कुछ लोग जॉब करते हैं वहाँ, उन लोगों की भी हमें फ़ोन कॉल आई। उन्हें बोला कि मतलब डी साहब से रिक्वेस्ट करें कि इस रोड को जल्द से जल्द रीओपन करें। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं डी साहब से और ख़ासतौर पर बीआरओ से कि ये मतलब यहाँ बफरियात से लेकर राजौरी जो नीचे वाला रोड है, वहाँ 70 किलोमीटर एरिया का वक्फा है। यहाँ से शार्ट है हमारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो ये रोड खुलने से हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा ही है इस रोड का। और हम डी साहब से फिर गुजारिश करेंगे कि इस रोड को रीओपन किया जाए, खोला जाए, ताकि हमारे लोगों को ये सहूलत फराहम की जाए। मैं ये कहूँगा कि आज 1 हफ्ता हो चुका है, ये थन्ना मंडी टू बफलियात जो है ये रोड बंद पड़ी है, मशीनें खड़ी हैं। हमें समझ नहीं लग रही कि ये बीआरओ जो है मशीनें खड़ी करके हाथ भर हाथ करे हुए बैठकर तमाशा देख रही है। बड़ी बड़ी रोडें जो हैं वो खुल चुकी हैं, मगर ये थन्ना मंडी टू बफलियात जो है कम से कम 20 किलोमीटर का फैसला है, और जो रोड बंद है ये 6-7 किलोमीटर है। तो आज चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।